तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारी भारत की राष्ट्रीय व्यवस्था और संविधान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल 12 क्या है। क्या कहता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात। स्टेट क्या है? राज्य किसे कहें? तो राज्य के अंतर्गत ये कौन कौन सी चीजें हैं जो राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि केंद्र की संसद और सरकार। केंद्र की संसद और सरकार का मतलब जो है, जैसे केंद्र सरकार है और उसकी संसद यानी कि सांसद लोग हैं, वो सारे व्यक्ति राज्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। प्रदेश के विधानमंडल और सरकार, यानी कि विधानमंडल में जो विधायक होते हैं वो, और सरकार, वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय संस्थाएं, पंचायत, नगर पंचायत, ये सारी चीजें जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो भी एक स्टेट के अंतर्गत आते हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करे, वो सरकार की शक्ति का जो प्रयोग करता है, वो व्यक्ति अथवा वह संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग कर रही है, किसके अंतर्गत आएगी? स्टेट के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात आगे करते हैं। कितना ही दिया हुआ है आर्टिकल 12। अगर 13 की बात करें, आर्टिकल 13 में क्या है? तो आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज है। आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज। इन करंट टाइम देयर आर 4 क्लॉज इन आर्टिकल 13। लिखा है, इन करंट टाइम देयर आर 4 क्लॉज इन आर्टिकल 13। अब इन करंट टाइम का मतलब क्या है कि मूल संविधान में केवल आर्टिकल 13 में 3 क्लॉज थे। मूल संविधान में कितने क्लॉज थे? केवल 3 क्लॉज थे। 24वें संविधान संशोधन में, इसमें 24वें संविधान संशोधन में जो 1971 में हुआ है, उसमें एक चौथा आर्टिकल, सॉरी चौथा क्लॉज इसमें जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसकी बात करते हैं कि संविधान लागू करने से पहले ऐसी प्रत्येक विधि जो फंडामेंट, इसका मतलब फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को खत्म करती है, कम करती है। अवैध होगी उस सीमा तक, अवैध होगी उस सीमा तक। किस सीमा तक? उल्लंघन की सीमा तक अवैध मानी जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। बहुत सिंपल सिंपल है। आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए। टारगेट वाला चैनल आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करेगा, है ना। जो भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा वो बहुत सिंपल से सिंपल भाषा में समझाया जाएगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इतना कठिन लग भी नहीं रहा होगा। फंडामेंटल राइट जो है, इनको खत्म करेगी यदि कोई विधि, यानी कि विधि का मतलब है कानून। यदि कोई कानून ऐसा कोई कानून जो फंडामेंटल राइट को खत्म करेगा या उसे कम करेगा, तो उस उल्लंघन की सीमा तक वो अवैध होगा। तो ये तो हो गया आर्टिकल 13, क्लॉज 1। ठीक है, अब क्लॉज 2 क्या कहता है? भाई क्लॉज 2 के बारे में जानते कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या खत्म करता। भाई राज्य कोई ऐसी विधि यानी कि कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को खत्म या कम करे। और जिस सीमा तक कोई विधि मौलिक अधिकारों को खत्म या कम करेगी, अवैध होगी उस सीमा तक। ठीक है, उक्त सभी संदर्भ, ये आर्टिकल
13 क्लॉज 2 है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की अगर बात करें हम, तो उक्त सभी संदर्भों में विधि के अंतर्गत विधायिका द्वारा निर्मित विधि, अध्यादेश, परंपराएं, नियम, उपनियम आदि शामिल होंगे। क्या क्या शामिल होंगे? विधायिका द्वारा निर्मित विधि, अध्यादेश, परंपराएं, नियम और उपनियम, ये चीजें शामिल होंगी उक्त संदर्भों में सभी। यानी कि इन दो संदर्भों में जिनकी चर्चा की गई है, उनमें कौन कौन चीजें आती हैं? विधि, कानून, अध्यादेश, परंपराएं, नियम और उपनियम, ये सारी चीजें इन दो के अंतर्गत आएंगी। और अब बात करें मूल संविधान में, जो कि मैंने पहले बताया है आपको, मूल संविधान में 3 क्लॉज थे। चौथा क्लॉज हमारा बाद में 24वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो 1971 में हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उनमें संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। संसद जो है संशोधन कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संशोधन विशेष बहुमत पर होगा, ऐसे नहीं कुछ भी। और साथ में यदि कोई उसमें मूल ढांचा पाया जाता है, मान लीजिए संशोधन हुआ, संसद द्वारा यदि कोई संशोधन करता है, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन करती है, तो उसमें संशोधन तभी संभव है जब मूल ढांचा होगा। अगर इसका तो उसमें संशोधन नहीं होगा। मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन जब इसका कोई मूल ढांचा पाया जाएगा तो उसमें संशोधन नहीं कर सकती। इतना याद रखना। और ये सदैव विशेष बहुमत से होता है। संशोधन जो है विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, किससे होगा? विशेष बहुमत से होगा। इतना क्लियर है? इसमें कोई बताने की आवश्यकता पड़ी भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब कुछ केस पे नजर डाल लेते हैं। अब कुछ केसेस पे नजर डाल रहे हैं। तो शंकरी प्रसाद केस की अगर बात करें हम, शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया था कि मौलिक अधिकार जो है वो संशोधनीय है। मौलिक अधिकार क्या है? संशोधनीय है। ये 1951 का केस है। इसमें कहा गया मौलिक अधिकार से संशोधनीय है, उनमें संशोधन संसद कर सकती है। उसके बाद सज्जन सिंह केस आया 1965 में। उसमें क्या बोला गया? उसमें बोला गया कि मौलिक अधिकार जो है वो संशोधनीय है। ये 1965 का है। इसमें भी बोल दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। लेकिन उसके बाद आया 1967 में गोलकनाथ केस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या गया कहा गया कि संशोधनी नहीं। और जब उसमें ये कहा गया कि संशोधनी मौलिक अधिकार नहीं, संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती है, जब ये कहा गया कि संशोधन ही नहीं है और संसद में संशोधन नहीं कर सकती है, तो इसमें सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, एक सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत था वो? भविष्य लक्ष्य सिद्धांत।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य लक्ष्य सिद्धांत दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि यदि 1967 से पहले, इस केस से पहले यदि कोई मौलिक अधिकारों में संशोधन हो गया है तो वो बना रहेगा। आगे से यदि कोई संशोधन होता है तो संशोधन को, एक सेकंड, हाँ, तो इसमें ये कहा गया था कि यदि 1967 से पहले यदि कोई संशोधन हो गया मौलिक अधिकारों में, इन दोनों केसों के आधार पर, ये दो केस दिए हुए, इनके आधार पर यदि कोई संशोधन हो गया है, सज्जन सिंह केस के आधार पर, शंकरी प्रसाद केस के आधार पर यदि कोई संशोधन हो गया तो हो गया, वो बना रहेगा। लेकिन अब यदि कोई संशोधन होता है तो उसे न्यायालय रद्द कर देगा। वो संशोधन इसमें नहीं हो सकता, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता। ये बोला गया कि यहाँ पे संशोधन नहीं हो सकता। यदि भविष्य में कोई संशोधन करता है तो न्यायालय उसको रद्द कर देगा। अभी तक जो हो गया वो हो गया, अब नहीं होगा। इस किसमें बोला गया? ये बोला गया गोलकनाथ केस में। उसके बाद 1971 में संसद को लगा कि हमारे पावर फ्री हो गए हैं, तो संसद ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया और उसी में ये आर्टिकल बढ़ा था 13 का 4। 24वां जो संविधान संशोधन हुआ वो क्यों हुआ? इसी चीज को लेकर हुआ क्योंकि न्यायालय के एक निर्णय आ गया था गोलकनाथ केस में कि इसमें संशोधन मौलिक अधिकारों में नहीं हो सकता, यानी कि संसद की पावरों को रोक दिया। जिस पर संसद ने एक संशोधन कर दिया संविधान में कि हम 13 का 4 जोड़ दे रहे हैं। 13 में 3 क्लॉज है, चौथा क्लॉज जोड़ दिया और क्या कह दिया कि हम संशोधन कर सकते। 1971 में ऐसा ही कहा। जब 1971 में ये हुआ तो जैसा कि अब जो भारत में होता है वो हुआ। अब क्या हुआ? केशवानंद भारती केस में इसको चुनौती दी गई। 1973 में इसको चुनौती दे दी गई। न्यायालय का निर्णय अंतिम रहेगा। न्यायालय क्या निर्णय करता है? 24वां संशोधन जो ये हुआ है इसमें न्यायालय के निर्णय का क्या, न्यायालय का निर्णय क्या आया है? इसमें कहा गया, ये 24वां संविधान संशोधन जो संसद द्वारा किया गया, इसमें कहा गया कि हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1967 में मौलिक अधिकारों के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था कि संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन जिस चीज को देख करके संसद ने देखा कि हमारे पावर सीज कर दी, जब हम संविधान में फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते तो पावर सीज हो गई। क्योंकि 1965 तक ये था कि हम कर सकते थे, 67 में ये होगा कि हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने 1971 में एक संविधान संशोधन कर दिया जिसमें ये कह दिया कि हम कर सकते हैं, पावर में होंगे तो कर सकते हैं। लेकिन जब इसको चुनौती दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, फिर से इसको चुनौती दी गई संसद के संशोधन को, तो उसने क्या कहा
केशवानंद भारती केस में उसने कहा संशोधन कर सकता है, संसद इस मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्या कहा, याद रखिएगा कि इसमें ये कहा गया केशवानंद भारती केस 1973 में कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन कर दी कि यदि उसमें कोई मूल ढांचा पाया जाए। अगर मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। समझने में बात, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता यदि कोई मूल ढांचा पाया जाए। याद रहे, अब मूल ढांचा क्या हुआ ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर तय करेगी। कोई ऐसा नहीं कि ये चीज मूल ढांचे में आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि मूल ढांचा क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से 13(4) जोड़ा गया तो ये समझ आ गया कि इस बात से ये भी क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया, क्या उसका रीजन था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ की हमको बेसिक टू एडवांस बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा कुछ भला हो सके। भला तो मतलब भलाई होगा, यहाँ आए हैं तो भलाई करने आए हैं अपना, है ना। चलिए, तो आपको इतना क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और ध्यान रखिए अपना और देखते रहिए टारगेट वाला, और ये सब नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर नोट डाउन कर लीजिए, जो भी बोल रहे हैं जो भी लिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस चक्कर में न रहिए कि कहते हैं ना कि हम सब ऐसे कुछ है कि सब कुछ खबर है हमको, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।